सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का ये जो प्रश्न है इसमें पेरिस पैरालंपिक से सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है 8 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इससे क्या क्या प्रश्न बने थे अभी डेली करंट अफेयर्स में, वो सारे एक साथ में आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में मेडल लिस्ट में कौन से स्थान पे रहा, तो आंसर होगा 18वें स्थान पे। तो आप कह सकते हो इस बार भारत ने पेरिस पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रोंज मेडल हैं। इससे पहले जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था वहाँ पे टोटल हमने 20 मेडल जीते थे, उसमें 5 गोल्ड थे। और यहाँ पे 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है। सारे मेडल मैं आपको बताऊंगा, खिलाड़ी का नाम बताऊंगा, उनका संबंध किस खेल से है ये बताऊंगा, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन सभी 29 मेडल्स में से हम 7 गोल्ड आए उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहला जो गोल्ड लेकर के आई थी वो अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में। नीतीश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड लेकर के आए। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड लेकर के आए। हरविंदर सिंह आर्चरी तीरंदाजी में गोल्ड लाए। धर्मवीर क्लब थ्रो में गोल्ड लाए। प्रवीण कुमार हाई जंप में लेकर के आए गोल्ड। और एक गोल्ड जो 7वां गोल्ड आया था वो हमने देखा नवदीप सिंह लेकर के आए थे भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में। एक्चुअली में इनका जो सिल्वर मेडल है वो गोल्ड में बदल गया था, क्योंकि ईरान के जो एक खिलाड़ी हैं, हमने बात की थी कल भी, सदागे बैत, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये तो मैंने आपको गोल्ड बता दिए। अभी एक साथ में आपको सारे खिलाड़ी बताता हूँ 29 के 29। देखो, सबसे पहला जो मेडल लेकर के आई थी वो अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में, और इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्ड जीता था। फिर ऋषि कैटेगरी में मोना अग्रवाल ब्रोंज लेकर के आई थी, शूटर हैं। प्रीति पाल हमने देखा ये 2 मेडल लेकर के आई हैं, 100 मीटर और 200 मीटर कैटेगरी में, और दोनों ब्रोंज हैं। मनीष नारवाल शूटिंग में सिल्वर लेकर के आए। रोबिना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रोंज लेकर के आई। निषाद कुमार ये हाई जंप में सिल्वर लाए। योगेश कथुनिया मेंस डिस्कस थ्रो में सिल्वर लेकर के आए। नीतीश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड लेकर के आए। और तुलसी माथी मुरुगसेन बैडमिंटन में ये सिल्वर लेकर के आई हैं। मनीषा रामदास बैडमिंटन में ब्रोंज लाई। सुहास यथिराज बैडमिंटन में सिल्वर लेकर के आए। राकेश कुमार और शीतल देवी, इन दोनों की जोड़ी ने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में मिक्स्ड इवेंट में ब्रोंज जीता। इन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड जीता। नित्या सिवान बैडमिंटन में ब्रोंज जीता है। दीप्ति जीवानजी, इन्होंने 4 मीटर की जो वुमेन्स दौड़ थी उसमें ब्रोंज जीता है। मरियपन थंगावेलु हाई जंप में ब्रोंज जीता है। शरद कुमार हाई जंप में सिल्वर जीता। अजीत सिंह मेंस जेवलिन थ्रो भाला फेंक में सिल्वर जीता। और सुंदर सिंह गुर्जर मेंस जेवलिन थ्रो भाला फेंक में इन्होंने ब्रोंज जीता है। वहीं सचिन खिलाड़ी की बात करेंगे तो शॉटपुट में सिल्वर लेकर के आए। हरविंदर सिंह हमने देखा तीरंदाजी में आर्चरी में गोल्ड जीता है। धर्मवीर की बात करें क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है। प्रणव सूरमा क्लब थ्रो में सिल्वर जीता। कपिल परमार जूडो में मेंस 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता। प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता। होकातो सीमा की बात करेंगे तो मेंस शॉटपुट में ब्रोंज जीता है। सिमरन की बात करें तो 200 मीटर कैटेगरी में ब्रोंज जीता इन्होंने। और नवदीप सिंह हमने पढ़ लिया, मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे 29 के 29 जो खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो कौन कौन खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर के आई हैं, उनका संबंध किस खेल से है और कौन सा मेडल लेकर के आई। ये तो मेडल्स की बात हो गई। कुछ और प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वो देखो। इसका एडिशन कौन सा था? 17वां एडिशन था। 28 अगस्त को शुरू हुए, 8 सितंबर तक चले। और भारत की ओर से 84 एथलीटों ने हिस्सा लिया 12 खेलों में। इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक ये सुमित अंतिल है, जिनका संबंध भाला फेंक से है, गोल्ड जीता इन्होंने अभी यहाँ पे। और भाग्यश्री जाधव जो एक शॉर्ट पुटर है, शॉर्ट पुट से उनका संबंध है। शिवदे मिशन ये सत्य प्रकाश सांगवान रहे। और अगर बात करें समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे, तो आंसर होगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। और दोनों के नाम हमने देख लिए मेडल लिस्ट में। हरविंदर
ये तीरंदाजी में गोल्ड लेकर के आए और प्रीति पाल ने यहाँ पे 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में ब्रोंज जीता। मतलब एक पैरालंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीते। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल यानी कि 0 आवर की शुरुआत की है। आपको पता होगा कि संसद और राज्य विधानसभा के नियमों में शून्यकाल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मतलब आप कह सकते हो ये एक परंपरा है, कोई नियम नहीं है। तो फिर ये शून्यकाल क्यों लगाया गया? अगर इसकी हम बात करें, देखो संसद हो या राज्य विधानसभा, हर दिन कार्यवाही का पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सदस्य है उस समय सरकार से प्रश्न पूछते हैं। पर कई बार विपक्षी सदस्य सरकार से प्रश्न पूछने की जगह अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित या सार्वजनिक मामले, मतलब जो करंट में इशू चल रहे हैं वो पूछने लगते हैं, वो उठाते हैं, या सार्वजनिक मामले उठाते हैं, मतलब जो राष्ट्रीय चिंताएं चल रही है अभी वर्तमान में उन पे चर्चा करने लगते हैं। और प्रश्न का किस लिए है? ताकि आप सरकार से प्रश्न पूछ सको। तो इससे जो प्रश्नकाल है वो बाधित होता है। इसीलिए ऐसी चर्चाओं के लिए अलग से समय दिया जाने लगा ताकि वो प्रश्नकाल में रुकावट न डालें, और इस तरह के जो भी मामले हैं उसको अलग से जो समय दिया जा रहा है उसी के बाद वहाँ पे वो डिस्कस करें। और जो वो समय दिया जा रहा है ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे प्रश्नों के लिए, उसको शून्यकाल कहा जाने लगा, जो कि प्रश्नकाल के बाद ही आता है। इनको बोला कि भाई प्रश्नकाल में तो जो सरकार से आपको प्रश्न पूछने वो पूछो, यहाँ पे और कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद आपको आपके लिए जो भी पूछना है उसके लिए हम इसी के बाद, इस सेशन के बाद एक अलग से समय दे देंगे, वहां पूछ लेना। और उसको हमने नाम दे दिया क्या? शून्यकाल। तो याद रखना, संविधान में शून्यकाल का कोई भी उल्लेख नहीं है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि यह है क्या और क्यों शुरू हुआ। तो अभी सिंपल से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी शून्यकाल की परंपरा को शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल की अवधि क्या होगी? तो आंसर होगा आधा घंटा। मतलब इस आधे घंटे में जो भी जिसको पूछना है वो पूछ लेना, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट जरूर याद रखना कि विश्व में किस देश की संसद अपनी विधायी कार्रवाई में शून्यकाल शुरू करने वाली पहली संसद थी? तो भारतीय संसद। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो उसकी 2 कैपिटल है। समर कैपिटल शिमला है, विंटर धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। देखो 3 माउंटेन पास दर्रे आपको यहाँ पे मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा चला दर्रा। यहाँ पे पोंग बांध आपको मिल जाएगा व्यास नदी पे, पंडो बांध भी यहीं पे मिल जाएगा इसी नदी पे, बाकड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे और चमेरा बांध रावी पे। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करें यहाँ से तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है, पक्षी है जुजराना, वेस्टर्न ट्रोगोपेन बोलते हैं, वृक्ष है देवदार को, फूल है गुलाबे बुर्रांश, पिंक रोडोडेंड्रोन बोलते हैं। नाटी, डांगी, छपिली ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। अभी तो स्टैटिक हो गए, यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना यहाँ शुरू हुई थी, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू होती है यहाँ, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना होती है यहाँ, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, संजीवनी परियोजना। और हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? 2025। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, ये हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकर्ड योजना शुरू की। ये कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये हिमाचल प्रदेश में बना, ताशीगंग में। उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना यहाँ शुरू हुई थी। नारी को नमन योजना यहाँ की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग मिलेगी जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया था। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और भारत में
पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया। और हिम उन्नति योजना यहाँ पे शुरू हुई थी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और ये अच्छा प्रश्न है कि टाइम पत्रिका के अनुसार 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची आई थी, इसमें से 3 भारतीय स्थान है। हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री और मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। और याद रखना कि 2024 में वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप ये भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। तो ये हिमाचल प्रदेश से अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए एक साथ, तो ध्यान में रखना इसको। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। ये दोनों योजनाएं मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। तो पहले वृंदावन योजना की बात करते हैं, वृंदावन ग्राम योजना। तो इसमें चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदला जाएगा, उनमें एक गौशाला खोली जाएगी। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा जिससे किसानों की इनकम बढ़ सके। गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। और एक है गीता भवन परियोजना। इसमें क्या होगा? तो प्रत्येक नगरीय निकाय में एक गीता भवन स्थापित किया जाएगा। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल एक गीता भवन है जो आपको इंदौर में मिलेगा। अब इस प्रश्न में एक तो मध्य प्रदेश की हमने बात की है और एक योजनाओं की हमने बात की है। तो मध्य प्रदेश तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको रिवाइज कराया था। आज योजनाओं का कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं करंट अफेयर्स की जो भी बिल्कुल लेटेस्ट वाली है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किसने शुरू की, तो उत्तर प्रदेश ने। हर घर हर गृहिणी योजना को हरियाणा ने। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग ने। सुभद्रा योजना उड़ीसा ने। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये भी हिमाचल प्रदेश। और मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम ने। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने। और राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना इसको तेलंगाना ने शुरू किया था। तो यहाँ पे ये 10-11 इंपॉर्टेंट मैंने योजनाएं आपको रिवाइज कराई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स की, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में देखते हैं तो पूछ रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 सितंबर को। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन। और इसे हमने पिछले साल ही मनाना शुरू किया है 7 सितंबर को। कौन मनाता है? इंटरपोल मनाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और 2023 को इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर यह दिन मनाना शुरू किया गया। तो इंटरपोल मना रहा है, तो इंटरपोल की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हमने कहा 7 सितंबर 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इसके हेड है अहमद नासर अल रईसी। इसका मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। सदस्य देशों की बात करेंगे 196 है और 196 नंबर का पिछले साल ही बना था। क्या नाम है उसका? पलाऊ। पिछले साल इसकी 91 नंबर की बैठक हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में। इस बार 92 नंबर की बैठक इसकी होगी नवंबर में होगी लास्ट, तो ये ग्लासगो यूके में होगी। तो ये इंटरपोल के भी स्टैटिक हमने देख लिए। और 7 सितंबर हमने क्या कहा, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। अच्छा, वैसे 7 सितंबर को इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी मनाया, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, जो कि सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 7 सितंबर को आया ये। और बात करें सितंबर में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने देख लिए। देखो, एक तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे देखा था, उसके अलावा 5 सितंबर को चैरिटी डे हमने देखा था, और 1 से लेकर 7 सितंबर तक हमने क्या मनाया? नेशनल न्यूट्रिशन डे के रूप में मनाया। तो इतने ही डेज पे हमने अभी चर्चा की है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर होगा रणधीर सिंह। तो अनुभवी खेल प्रशासक और 5 बार के ओलंपिक शूटर रणधीर सिंह, इनको अभी एशिया ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। उनका कार्यकाल 2024 से लेकर 2028 तक रहेगा और उन्होंने कुवैत के शेख अहमद
फहाद अल सबा की जगह ली है? बाकी ऑप्शन देखो, पीटी उषा अभी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष बने थे, इनका संबंध भालाफेक से है। टीवी सोमनाथन आप जानते ही हो, हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, राजीव गोबा के स्थान पे आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। तो प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ हैं कुलदीप गुप्ता, और इन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे केवल इतना ही ध्यान रखना है, बुक और बुक का नाम। बाकी चलो 2024 की कुछ 10 इंपॉर्टेंट बुक्स में आज आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि परिमल नाथवानी अभी कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी है। सुदीप्ता सेन गुप्ता ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नाम से बुक लिखी। आर बालासुब्रमण्यम पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। पीयूष पांडे ने मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, मनोज बाजपेयी जो एक्टर है उनके ऊपर लिखी है। टिम वॉकर द प्रिजनर ऑफ भोपाल ट्रेजेडी के ऊपर बुक लिखी थी। आर अश्विन जो क्रिकेटर है उनकी ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अल्पना किल्लावाला अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नाम से बुक लिखी। अच्छा, अब एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए होगा यहाँ पे कि अभी कल्पना शंकर इनकी एक बुक आई थी, कौन सी बुक है वो आप बताएंगे। बाकी बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड है। शेन वॉटसन ने द विनर्स माइंडसेट नाम से बुक लिखी। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के गवर्नर हैं हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम से बुक लिखी। और डी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सनरी नाम से बुक लिखी। तो 10-11 बुक्स हमने यहाँ पे 2024 की लेटेस्ट रिवाइज की है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं भूल गया आपको बताना, एक तो आपको पता होगा कल जो अगस्त महीना है उसका जो सुपर फास्ट रिविजन वाली क्लास हमारी आती है वो आ चुकी है कल, वो अभी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसके अलावा ये सितंबर महीने का जो फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स वाला वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट वाले वीक में 1 से लेकर 7 सितंबर तक, वो आज अपलोड हो गया है। वो मैंने कल अपलोड इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल मंथली वाला डाल दिया था, इसलिए आज वीकली वाला डाल दिया है, तो वो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि अभी तक 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका एक बार हमारा क्विक रिवीजन हो जाए। और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अब मैं कोशिश और ज़्यादा कर रहा हूँ, कंटेंट तो बेस्ट देने की आपको कोशिश कर ही रहा हूँ शुरुआत से, लेकिन जो टाइमिंग का इशू रहता है थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं भी अपने टाइम टेबल में चेंजेस लेकर के आ रहा हूँ। हर दिन प्रयास कर रहा हूँ कुछ नया करने का कि किस तरह से और जल्दी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में मेरा भी हौसला बढ़ाइए ताकि मैं भी अपने कार्य में प्रयासरत रहूँ, प्रयास करता रहूँ। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी अगला प्रश्न देखिए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कर दिया है, और इस नए परिसर का उद्घाटन किया अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद ने। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए ना कि अभी आईआईटी मद्रास ने अपना पहला कैंपस ये कहाँ पे खोला है, तो अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहाँ पे। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर अपना कैंपस खोलने वाला पहला आईआईटी कौन सा है, तो आईआईटी मद्रास है। आपको याद होगा अभी आईआईटी जम्मू न्यूज़ में था, ध्वनि आधारित साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया था। और आईआईटी खड़गपुर सुंदर पिचई को भी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया था। आईआईटी इंदौर की बात करें, आर्मी के जवानों के लिए ई शूज़ इन्होंने बनाए। आईआईटी मद्रास की बात करें, अभी NIRF रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पे रहा था। और भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में ही जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की थी। तो इस तरह से कुछ आईआईटी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी लॉरियल पेरिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल पेरिस, और उसी ने अभी आलिया भट्ट को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इतना सा ये नाम याद रखना है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनके नाम मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो, जैसे कि अभी प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया,
एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसने चेतन भगत को बनाया था। बिस्लेरी की बोतलें आती हैं, उसने दीपिका पादुकोण को बनाया था। बोट जिसके ईयरफोन वगैरह स्पीकर आते हैं, उसने रणवीर सिंह को बनाया। फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव बने। एवरीडे बैटरी आते हैं, उसने नीरज चोपड़ा को बनाया। नीरज चोपड़ा ने स्पीड पेट्रोल आता है बीपीसीएल का, ये उसके भी बने थे नीरज चोपड़ा। स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी थी। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को बनाया भारत में अपना गुडविल एम्बेसडर। मुथूट ग्रुप ने शाहरुख खान को बनाया था। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी थी। और यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने अभी ब्रिटिश एक्टर हैं थियो जेम्स, उनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया। प्यूमा इंडिया ने 2 क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया था। भारत में मोटो जीपी के अभी ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने थे। और 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया था आनंद कुमार को। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक में डेंगू के केसेस बड़े बढ़ रहे हैं और उसी कारण से अभी कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने साथ में कहा कि अगर कोई भी बताए गए नियमों को पालन नहीं करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, फाइन वगैरह लगाए जाएंगे। आप जानते हो एक नेशनल डेंगू डे हम मनाते हैं, कब? 16 मई को। और ये किसके कारण होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। वैसे डेंगू को ट्रॉपिकल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और वैसे इस साल के स्टार्टिंग में एक पेरू देश है, उसने भी डेंगू को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तो अभी इतना सा याद रखें कि अभी किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए गीगा बचत खाता लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने गिग वर्कर्स और जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके लिए गीगा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसमें बैंक उन्हें कई तरह के एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बैंक अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जैसे कि कई सारे बैंकों में एक महीने में मिनिमम 1000 रुपये तो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो इनको कह दिया कि अगर आप शहरी क्षेत्रों के लिए हैं तो उनके लिए 10,000 रुपये क्वार्टरली तिमाही आप रखें, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5,000 रुपये वो लिमिट रखी है, तिमाही कर दिए क्वार्टरली। उसके अलावा गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड पे कैशबैक भी देंगे, ये 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर भी देंगे, और भी कई तरह की फैसिलिटीज ये देने वाले हैं। अच्छा, गिग वर्कर्स तो वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं तो जो लोग परमानेंट नहीं होते हैं किसी कंपनी में, मतलब उन्हें जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनकी तरह सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे जो स्विगी वाले, जोमेटो, ओला, उबर वाले, फ्लिपकार्ट आपके घर पे आते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आपने कोई ऑर्डर दिया, वो आपको पार्सल देने आते हैं। ओला वाला बुक किया तो ओला गाड़ी लेकर के आते हैं। जोमेटो में आपको खाना देने आते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इन्हें आप गिग वर्कर्स कहेंगे। इनको पेमेंट उतना ही मिलता है जितना ये काम करते हैं। इसके अलावा और कोई सुविधा इनको नहीं होती, और कोई पैसा इनको नहीं मिलता। जितना काम करेंगे सिर्फ उतना पैसा। ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। इनको कंपनी की तरफ से और कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है जो कंपनी के रेगुलर वर्कर्स को मिलती है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, स्टैटिक देख ले पहले। स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन अटानु चक्रवर्ती हैं, सीईओ शशिधर जगदीशन है, और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आपको याद हो तो भारत की पहले इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक यही है, एचडीएफसी बैंक। अभी लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक भी यही बना था। तो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी? अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जो भी नए स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के नीचे ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी पीडीएफ या वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। उसका ज्वाइन करने से फ्री है सब कुछ, ज्वाइन करना फ्री है, पीडीएफ वगैरह सब फ्री है, उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये भी फ्री है। और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको पहले क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य अभी कौन बनना? तो आंसर होगा अल्जीरिया। फिर पूछा, भी पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया?
हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। फिर पूछा ओणम उत्सव कहाँ मनाया गया, केरल में। फिर पूछा डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किया, ये कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर पूछा अप्रैल से लेकर जुलाई 2024 तक 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया कौन सा, यूपीआई। और एशियाई किंग गिद्धों के लिए विश्व के पहले प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश में। अभी सितंबर में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, स्पेन में। और 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण को मंजूरी दी, राजस्थान। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अरुणा वासुदेव का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, फिल्मों से। तो चलो फिर अभी कल का प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में आपसे पूछा था द विनर्स माइंड सेट नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा शेन वॉटसन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।